Hello student, today we are going to start our new chapter inverse trigonometry. This is chapter number 4 in our books in RB Tripathi and we have to solve the inverse trigonometry in this chapter. So यहाँ पर हम लोग inverse trigonometry की बात करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, लेकिन आज हमें जो पढ़ना है या क्लास 12 में आपको जो पढ़ना होता है वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. अब आपको ये बात तो पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शंस होते हैं. साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसमें हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है और कॉट इनवर्स एक्स होता है. लेकिन ये सभी हम लोग इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जरूर बोलते हैं, लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसके बीच में ही ये फंक्शन होते हैं. मतलब जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे वैल्यूज के लिए फंक्शंस कहलाते हैं. सारी वैल्यूज के लिए फंक्शंस होते हैं. लेकिन अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूं तो ये सारी वैल्यू के लिए फंक्शंस नहीं होते. मतलब इनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, जिस रेंज में ये फंक्शन कहलाते हैं. अगर ये उस रेंज से बाहर चले जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएंगे. तो यहां पर मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है. इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है. इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कितनी बार आपको डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन देकर उनकी रेंज पूछ ली जाती है ऑब्जेक्ट जो उसके ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर. और अगर आपने ये ऑप्शंस अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी. आपको केवल टिक करना होता है. तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये टेबल में एक्चुअल में हो क्या रहा है. तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स जो है, हम लोग साइन इनवर्स की कोई सी भी वैल्यू, साइन एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख दे तो साइन एक्स की कोई सी भी वैल्यू के लिए साइन एक्स क्या होता है? फंक्शन होता है. लेकिन अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स केवल -π/2 से लेकर +π/2 तक ही क्या होता है? फंक्शन कहलाता है. अगर वो -π/2 से कोई छोटी वैल्यू या π/2 से कोई बड़ी वैल्यू अगर हमने रख दी तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है. क्लोज इंटरवल का मीनिंग भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा. क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ पर इनके बीच की वैल्यू तो इंक्लूडेड है ही, साथ में -π/2 और +π/2 भी इंक्लूडेड है. मतलब ये दोनों वैल्यू प्लस इनके बीच की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? हमारे इस फंक्शन के लिए, इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन के लिए इंक्लूड करते हैं. अब कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन कहलाता है किस रेंज के बीच में? 0 और पाई के बीच में. इवन इंक्लूडेड 0 एंड पाई. तो 0 और पाई भी इंक्लूडेड है और इनकी बीच की वैल्यू के लिए भी कॉस इनवर्स एक्स क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. फिर बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की. तो टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 तक क्या कहलाता है? एक फंक्शन कहलाता है. लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, केवल इनके बीच की वैल्यू के लिए ही ये क्या होता है? फंक्शन कहलाता है. अभी दोनों वैल्यू इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, -π/2 की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी. तो इंफिनिटी अगर आ जाएगी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि इन दोनों वैल्यू के लिए टेन इनवर्स फंक्शन नहीं होता, इनसे बड़ी वैल्यू के लिए टेन इनवर्स फंक्शन नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू के लिए टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? फंक्शन होता है. कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज सेम यही होती है, बस इसमें एक इनके बीच में 0 आता है. उस 0 को भी एक्सक्लूड किया जाता है. एक्सक्लूड किया जाता है मतलब 0 के लिए ये फंक्शन नहीं होगा. मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक cos इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, लेकिन इनके बीच में 0 आता है तो वो 0 के लिए भी ये फंक्शन नहीं होता. इसलिए 0 को अलग माइनस करके लिखा है कि इस -π/2 +π/2 इंक्लूडेड अमंग दिस वैल्यूज के लिए फंक्शन है, लेकिन इसके बीच में 0 है. 0 के लिए भी ये फंक्शन नहीं है, इसलिए 0 को अपन ने अलग से माइनस करके लिखा है. उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स भी फंक्शन होता है. 0 से लेकर पाई तक सेम इंटरवल है, लेकिन इसमें -π/2. इनके बीच में क्या आता है?
जीरो से पाई के बीच में पाई बाय 2 आता है, और पाई बाय 2 एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पर सेक इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं रहता, इसलिए हमने पाई बाय 2 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। और लास्ट में है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स के लिए होता है 0 से पाई। इसकी रेंज और इसकी ये ओपन इंटरवल में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, केवल इनके बीच की रेंज ही क्या होती है या इनके बीच की वैल्यू ही क्या होती है, इसको फंक्शन बनाती है। इससे बड़ी वैल्यू या 0 से छोटी वैल्यू के लिए कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होता। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, इसकी आपको ऑब्जेक्टिव में भी जरूरत पड़ेगी, और अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे मैं आपको कुछ फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, 6 फॉर्मूले हैं केवल, वो 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि हम लोग जब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो फॉर्मूले हेल्प करेंगे। वैसे वो फॉर्मूले होते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हम उनका यूज फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए, अगर आपको कहीं दिख जाए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? मतलब माइनस का साइन कहां आएगा, आगे आ जाएगा। कैसे होता है मैं एक बार करके बता दूं, बाकी तो हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये कैसे हुआ इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। माइनस एक्स के इक्वल में हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये माइनस का साइन इसको दे दिया तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा होगा, या 10th या 11th में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा, ये टर्म आप पढ़ते हुए आएंगे। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, वो टर्म आपको पता है। तो अगर बाहर माइनस है तो क्या उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा। क्लियर है? अब ये साइन वापस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस का साइन इसको दे दो, तो हो जाएगा साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए, हम लोग ये लेके चले थे और हमारा ये आ गया, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हुआ। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला कि अगर आपको कहीं पर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए तो आप माइनस का साइन बाहर निकाल के रख सकते हैं। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये मेथड समझ नहीं होगी कि इसको हम लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मैं सभी के लिए प्रूव करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया, आप सभी के लिए ऐसा प्रूव करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें पाई कैसे आ गया, तो आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा होगा कि कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। मतलब अगर कॉस के साथ माइनस का एंगल आ जाए तो वो कॉस एक्स ही कहलाता है ना, माइनस का साइन आते ही नहीं उसमें। तो अब इसको कैसे प्रूव करें, मैं इसको भी प्रूव करके बता देता हूं, लेकिन इसके बाद के जो 4 होंगे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इन्हीं 2 तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या माना थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा कॉस थीटा। ये माइनस साइन उधर ले गए, एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहां आ जाएगा। अब x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए माइनस का कॉस थीटा तो माइनस का साइन अंदर तो ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये माइनस का साइन को हटाने के लिए क्या करें, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। अब अगर मैंने इसको पाई माइनस थीटा लिखा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और एक माइनस ऑलरेडी है। या अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। क्योंकि अगर मैंने थीटा को पाई माइनस थीटा लिखा तो एक माइनस का साइन जनरेट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x इक्वल टू जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। क्लियर है? अब कॉस को अपन इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा।
थीटा इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब यहां पे देखिए हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को लेके चले थे थीटा, और थीटा इक्वल टू ये आ रहा है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको दिखेगा तो उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके बताया। बाकी के जो चार है, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा, वो इन दोनों के तरीके से हो जाएंगे। तो अब मैं उन दोनों बाकी के फॉर्मूले डायरेक्टली लिख रहा हूं, और मैंने आपको इन दोनों को प्रूव करके बताया है कि किस प्रकार से ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूले लिखते हैं, और फॉर्मूले लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, अगर हम एक्स लेके चल रहे हैं, थीटा या एक्स कुछ भी मान सकते हो, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो जो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है ये भी कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग लेते हैं कॉट, तो जो सॉरी कॉट नहीं, या तो हम लोग पहले सेक ले लेते, तो सेक लेंगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसके बाद कॉट लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये 6 फॉर्मूले आपको अभी फिलहाल याद करना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले, वो हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको फॉर्मूले भी लिखवाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूले, इसका हम लोग यूज करेंगे, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ में ये रेंज अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी स्टूडेंट के गलत होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपने को फोकस करना जरूरी भी है। तो अब बात करते हैं अपन, ये वाला भी टॉपिक आपको समझना है। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको अच्छे से याद करेगा, इसको अच्छे से याद करेगा तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन इनवर्स माइनस वन, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द साइन अमॉन्ग द ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। मीन्स लिस्ट साइन इनवर्स एक्स जो हमारे पास है, या साइन इनवर्स माइनस वन हमारे पास है, तो इसकी वो लिस्ट डिग्री में वैल्यू, जो इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल बताऊं कि मैंने लिखा यहाँ पे साइन, मैंने लिखा यहाँ पे 1/√2। तो 1/√2 साइन की टेबल में कहां पे आता है, साइन 45 पे आता है, साइन 135 पे आता है ना, फिर साइन 405 पे भी आएगा, है ना, और इस प्रकार से चलते ही आएगा। तो साइन 1/√2 ये सारी वैल्यू पे आ रहा है, तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी, या जो हमारे पास रेंज होती है, हम रेंज की बात करेंगे। ये तो फिलहाल साइन की वैल्यू, तो साइन के लिए तो ये सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये सारे फंक्शन होंगे भी सही। लेकिन जब हम लोग इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स में हमारे पास रेंज छोटी हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसकी एक रेंज निकालना होती है, और उसमें से सबसे लिस्ट वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को ही हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये माइनस का साइन दिया है, इसको बाहर निकाल लो, तो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि साइन की टेबल में 1 कब आता है। तो साइन की टेबल में 1 आता है साइन π/2 में, है ना, और ये ध्यान रखिए π/2,
साइन पाई बाय 2 लिखा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा आपको पहले हमें ये जज करना है। तो पाई बाय 2 साइन इनवर्स की रेंज देखिए पाई बाय 2 इंक्लूडेड है, हाँ तो मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी फंक्शन होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोली गई थी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसी के नीचे कर देता हूं। टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में तो यहाँ पे माइनस है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। टेन इनवर्स 10 की टेबल में 1 बाय रूट 3 कब आता है, 10 की टेबल में 1 बाय रूट 3 आता है आपका 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 6। अब पहले ये देखिए कि पाई बाय 6 10 की टेबल में आएगा कि नहीं, मतलब रेंज में आएगा कि नहीं, तो यस पाई बाय 6 इन दोनों के बीच में आएगा, तो मतलब ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। क्लियर है। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर है कॉसेक इनवर्स टू शायद -2, ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो ये माइनस का साइन बाहर निकालो। अभी हमने देखा था कॉसेक इनवर्स -2 या माइनस थीटा है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब ये सोचिए कि कॉसेक की टेबल में 2 कब आता है, कॉसेक की टेबल में 2 आता है पाई बाय 6 से, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 6। कॉसेक से कॉसेक कैंसल, अगर आप लोग चेक करना चाहें कि पाई बाय 6 कॉसेक की रेंज में आता है कि नहीं, कैंसल करने के पहले ये जरूर देख लीजिए कि ये रेंज में आता है या नहीं आता है। तो पाई बाय 6 कॉसेक के लिए देखना है, कॉसेक की रेंज हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, तो इसके बीच में पाई बाय 6 आएगा, इसलिए हम लोग कॉसेक इनवर्स x को इस कॉसेक इनवर्स x से कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। क्लियर। अब अपन चलते हैं और आगे की क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 है। सबसे पहले माइनस के साइन को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस का साइन हटाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन अगर आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2, है ना। अभी इसके पहले जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे, मैंने आपको कहा भी था कि आप याद कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे माइनस का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 लिखेंगे। अब इसके बाद पाई एज इट इज माइनस कॉस इनवर्स। अब मुझे बताइए कि कॉस के टेबल में रूट 3 बाय 2 कब आता है, तो कॉस के टेबल में रूट 3 बाय 2 आता है पाई बाय 6 पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाय 6। अब आपने कॉस पाई बाय 6 लिखा, तो पहले ये देख लीजिए कि कॉस की रेंज पाई बाय 6 है, वो इस रेंज में है कि नहीं, होगा डेफिनेटली। 0 और ये होता है 180 और ये होता है 30, तो 0 और 180 के बीच में 30 आएगा, तो मतलब ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 और मेरा आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 पाई बाय 6। अब उसकी बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 लेके चल रहा हूं, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, हमारा आंसर 2 पाई बाय 3 हो गया। तो क्या ये सही होगा, हाँ या ना, ये आपको सोचना है। तो देखिए कॉस 2 पाई बाय 3, एक बार मैं जस्ट कर दूं, हाँ 2 पाई बाय 3, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 अगर मैं लेके चलता हूं तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो 2 पाई बाय 3 मतलब कितना होता है, पाई बाय 3 मतलब होता है 60 इंटू 2 मतलब होता है 120, तो 120 है अगर ये,
तो 120 क्या इस रेंज में आता है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई मतलब होता है 0 से 180 के बीच में 120 आता है। और अगर ये 120 आता है मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, मेरा आंसर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का रीजन अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, 2π/3 और 2π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया, है ना। नहीं, ये गलत है, ध्यान से सुनना, ये गलत है। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2π/3 जो है 2π/3 कॉस की रेंज में आ रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब हम लोग साइन इनवर्स की बात करते हैं तो साइन में 120 इस रेंज में आएगा क्या, 120 इस रेंज में आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 120 ऑब्वियस है कि π/2 से बड़ा होता है, π/2 मतलब होता है कितना, 90, और 2π/3 मतलब होता है 120। तो ये जो है ये इस रेंज में नहीं आएगा, तो यहां पर हम लोग साइन इनवर्स को फंक्शन नहीं मान सकते। और जब साइन इनवर्स फंक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे तो 2π/3 एलिटिस आ जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, प्लस साइन इनवर्स, इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे छोटी वैल्यू में जो इसके बीच में आ जाए। तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3। क्या 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा कितना, साइन 180 माइनस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, यहां पर आ जाएगा साइन π/3। अब क्या ये जो π/3 है वो इस रेंज में आ रहा है? यस, क्योंकि π/3 मतलब होता है 60 और यहां पर 60 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आएगा। तो मतलब अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 3π/3 इक्वल टू पाई। तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप जो फंक्शन कैंसिल कर रहे हैं तो वो फंक्शन कैंसिल होने के पहले रेंज में है या नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है या आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है जो कि 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, तो फिर आपको क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो और टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल याद होगी तो भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को 3-4 चीजें इस चैप्टर के साथ याद करना है। एक तो ये रेंज, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, कोशिश करिए 180 तक याद कर ले। फिर साथ में एक कंसेप्ट था जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस की होती है, कौन सी माइनस की होती है, और फिर इसको इस प्रकार से सॉल्व करना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही चीजें काम आएंगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको और फॉर्मूले बताऊंगा, उन फॉर्मूलों को भी आपको याद करना है। तो अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं और थैंक यू।